बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कंटिन्यूशन है हमारी पिछली वीडियो की। केपीआई को डिस्कस कर रहे थे कि केपीआई स्पेसिफिक होते हैं, मेजरेबल होते हैं, अचीवेबल होते हैं, रेलिवेंट होते हैं और टाइम बाउंड होते हैं। यानी स्पेसिफिक से मुराद है कि ये टू द पॉइंट होते हैं कि हमने ये काम करना है। जैसे प्रोक्योरमेंट में जो टॉप ऑफ द लिस्ट केपीआई होगा वो ये होगा कि हमने कॉस्ट सेविंग करनी है, तो कॉस्ट सेविंग स्पेसिफिक है कि हमने कॉस्ट को सेव करना है। मेजरेबल के ये इसको आप मेजर कर सके। जो भी लोग अपने डिपार्टमेंट में कॉस्ट सेविंग के लिए एक सेपरेट उन्होंने कोई शीट बनाई होती है या कुछ कहीं पे वो मेंशन करते हैं, तो वो उसको क्या चीज़ है मेजर करते हैं कि हमने इस मंथ में कितनी कॉस्ट सेविंग की है, ताकि उसको मैनेजमेंट को जब कोई मंथली क्वार्टरली मीटिंग हो तो वहाँ पे बताया जाए कि हमने कितनी कॉस्ट सेविंग की है। तो ये मेजरेबल है। इसको आप क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव वे में मेजर कर सकते हैं कि हमने इतनी कॉस्ट सेविंग की है। अचीवेबल, तो ये अचीवेबल है। ये कुछ ऐसे इमेजिनरी नहीं है, कुछ हवा में बातें करनी नहीं है कि जी हम इंशाल्लाह इतनी सेविंग कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो वो हो ना सके। तो ये अचीवेबल है। जब आप डिसाइड करते हैं कि हमने कॉस्ट सेविंग करनी है तो आप उसको कर लेते हैं। किस तरह से कर लेते हैं ये मैं अभी आगे आपको बताता हूँ। रेलिवेंट है, तो ये कॉस्ट सेविंग प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के रेलिवेंट है। ये नहीं कि आप काम तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में कर रहे हैं लेकिन केपीआई एडमिन का या अकाउंट्स का या एचआर के मुतल्लिक बना रहे हैं, तो जो भी डिपार्टमेंट है उसके रेलिवेंट केपीआई होना चाहिए। और टाइम बाउंड होता है कि आप इसको विद इन लिमिट, जो आपने टाइम डिसाइड कर लिया है, आपको उसके अंदर इसका रिजल्ट अचीव करना चाहिए कि जो रिजल्ट इससे आएगा वो होना चाहिए। जैसे कॉस्ट सेविंग की एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो कॉस्ट सेविंग वीकली, मंथली या कुछ जो भी टाइम आप डिसाइड करते हैं, तो उसमें आपको देखनी चाहिए कि आपने किन किन चीज़ों पे कितनी कॉस्ट सेविंग की है, और इसका पिछले, अगर वीकली कर रहे हैं तो पिछले वीक से क्या कंपैरिजन है और इस वीक में कितनी हुई है और किन आइटम्स के ऊपर हुई है। तो ये टाइम के हिसाब से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से केपीआई जो है स्मार्ट केपीआई होना चाहिए, यानी SMART का मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। केपीआई को एक आसान सी एग्जांपल, वैसे केपीआई के ऊपर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं तो जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का फोल्डर है उसमें केपीआई के ऊपर काफ़ी 5-6 ट्रेनिंग वीडियो अवेलेबल हैं। केपीआई विजन से स्टार्ट होता है। ये इस तरह का एक पिरामिड आप समझ लें कि ये विजन है, स्ट्रेटजी है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव होते हैं, फिर केपीआई होता है, फिर उसकी मॉनिटरिंग होती है। विजन जो है ये टॉप मैनेजमेंट की तरफ से होता है, मालिक की तरफ से, सीईओ की तरफ से, या जो भी टॉप पे लोग डिसीजन मेकर बैठे हैं तो वो एक विजन देते हैं। विजन क्या है कि भाई हमें प्रोक्योरमेंट में कुछ कॉस्ट सेविंग करनी चाहिए। इसके अलावा भी हो सकता है, जैसे अगर वेयर हाउस मैनेजमेंट में देखें तो भी इन्वेंट्री को कंट्रोल करना है आपने, अगर ट्रांसपोर्टेशन है तो आपने फ्रेट को कंट्रोल करना है और टाइम को मैनेज करना है कि विद इन टाइम लिमिट जो कंसाइनमेंट है वो पहुंच जाए। इस तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट केपीआई हो सकते हैं। तो टॉप मैनेजमेंट एक विजन देगी डिपार्टमेंट को। जैसे प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट होगा तो उसको विजन देगी कि भाई आपने कॉस्ट सेविंग करनी है। तो ये विजन जब नीचे डिपार्टमेंट में आएगा तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट इसके ऊपर कुछ स्ट्रेटजी बनाएगा कि अच्छा जी कॉस्ट सेविंग तो टॉप मैनेजमेंट ने बता दिया कि करना है, लेकिन उसको करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अब ये स्ट्रेटजी जो है वो डिपार्टमेंट बनाएगा। तो स्ट्रेटजी क्या अपनाई जाएगी कि भी हमें जो एग्जिस्टिंग वेंडर है हमें इनके साथ कुछ नए वेंडर सोर्स करने चाहिए, ताकि नए लोग एंटर होंगे तो कंपटीशन ज़रा टाइट होगा और बेहतर होगा, और वो प्राइसेस जो कि हमारे एग्जिस्टिंग वेंडर दे रहे हैं, हो सकता है हम नए वेंडर जो ढूंढेंगे, सोर्सिंग करेंगे, तो वहाँ पे हम प्राइसेस कम ले सके। तो इस तरह से हमें कंपैरेटिवली कम प्राइसेस जो एग्जिस्टिंग वेंडर प्राइस दे रहे हैं और जो नए मिलेंगे उनकी निस्बत हो सकता है नए वेंडर कम प्राइसेस पे मिल जाएं। तो इस तरह से हम कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी डिपार्टमेंट फिर बनाएगा। इस स्ट्रेटजी के ऊपर ऑब्जेक्टिव अचीव किए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव होता है कुछ रियलिटी में कुछ होना, जैसे
स्ट्रेटजी एक जस्ट इमेजिनरी चीज़ है कि आपने सोचा कि ऐसा करता हूँ, ऐसे करता हूँ, वेंडर सोर्स करता हूँ, या एग्जिस्टिंग वेंडर को बुला के तो उनसे नेगोशिएट करता हूँ कि भाई प्राइसेस कम करो कुछ, या कुछ और सोचते हैं। तो ये जस्ट थिंकिंग है। तो स्ट्रेटजी एक नॉन रियल थिंग है। लेकिन इस स्ट्रेटजी के ऊपर जो भी आपने स्ट्रेटजी बनाई है, जब आप कुछ अचीव करते हैं तो उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। यानी इन रियल सेंस जब कुछ होना शुरू होता है तो उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। इसको और आसान आप इस तरह समझ सकते हैं कि स्ट्रेटजी में आप एक ट्री की पेंटिंग कर रहे हैं। आपने एक पेंटिंग बनाई, उसमें एक दरख्त बना दिया, तो ये जो दरख्त आपने बनाया है पेंट करके, वो स्ट्रेटजी है। लेकिन जब आप ज़मीन के ऊपर उस पेंटिंग को देखते हुए ज़मीन में एक फिजिकली पौधा लगा देंगे और वो पौधा ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, तो वो ऑब्जेक्टिव है। तो ये एक ख्वाब है और ये एक हकीकत है। स्ट्रेटजी में आप कुछ सोचते हैं और ऑब्जेक्टिव में उसको अचीव कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक विजन था कि मालिक ने सोचा कि कुछ ऐसे होना चाहिए, मुझे फ्यूचर में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड हों, अगर हम कुछ ऐसा करें तो ये चीज़ें आ जाए। तो ये जो सोच थी, इसके ऊपर एक प्लानिंग की गई, इस प्लानिंग के ऊपर ये अचीवमेंट की गई। इस अचीवमेंट को फिर मॉनिटर करने के लिए कि जी ये हमने हासिल कर लिया, हमने कॉस्ट सेविंग कर ली। अब इस कॉस्ट सेविंग के लिए KPI डिसाइड किया जाएगा, ताकि ये जो कॉस्ट सेविंग हमने की है ये रुके ना, इसको मेजर किया जाए, इसको ये कंटिन्यूसली आगे प्रोग्रेस में चलती जाए। तो अब यहाँ पे KPI डिसाइड होगा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कि हमने जो कॉस्ट सेविंग है इसको आगे लेके चलना है। तो इस KPI को फिर आगे मॉनिटर किया जाएगा, कंटिन्यू मॉनिटरिंग, ताकि कॉस्ट सेविंग रुके ना। वो सारी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर कॉस्ट सेविंग की जाती है, तो वो इसको वीकली, मंथली, क्वार्टरली देख रहे होते हैं और इसकी प्रॉपर वर्किंग कर रहे होते हैं। इसके ऊपर जो भी कॉस्ट सेविंग होती है उसको फिर मैनेजमेंट को प्रेजेंट करते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है, यानी कंटिन्यू प्रोसेस है। तो जब भी आपके जो भी KPI होते हैं वो मॉनिटर किए जाते हैं, मेजरेबल होते हैं और कंटिन्यू प्रोग्रेस से चलते रहते हैं। तो ये बेसिकली कंट्रैक्ट से स्टार्ट हुआ था कि कंट्रैक्ट जो है उसको हमने किस तरह से एवेलुएट करना है और फिर उसको मॉनिटर करना है। क्योंकि कंट्रैक्ट आपका बेसिकली, कंट्रैक्ट या PO दोनों एक ही टर्म में यूज होते हैं। तो जो आपका PO होगा उसकी परफॉर्मेंस को आपने किस तरह से मॉनिटर करना है, या कंट्रैक्ट आपका उसी वक्त एक बेस्ट कंट्रैक्ट या PO आपका उसी वक्त एक बेस्ट PO होगा जब उसमें वो सारी डिटेल होंगी जो कि बाद में किसी डिस्प्यूट में जाने से बच सकें। तो इसके लिए फिर आप ये सब चीज़ें इसके साथ लिंक करते हैं। नेक्स्ट इसको क्लोज करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो सोर्सिंग प्रोसेस में है कि हमने क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को देख लिया। नेक्स्ट है सप्लायर सिलेक्शन। सप्लायर सिलेक्शन में भी मैं कहूँगा कि आप जो मेरी प्रोक्योरमेंट वाला फोल्डर है उसमें प्रोक्योरमेंट बुक के ऊपर मैंने काफ़ी सप्लायर सिलेक्शन के ऊपर ट्रेनिंग वीडियो दी हुई हैं, बल्कि उसमें डॉक्यूमेंट्स भी अटैच हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए सप्लायर को वैल्यूएट करने के लिए और कौन से चाहिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और उसके बाद जब आप रजिस्टर्ड कर लें तो फिर कैसे आगे प्रोसेस होता है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर जो बुक में लिखा हुआ है वो बोल देता हूँ ताकि इसको भी हम कंटिन्यू करें। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लायर सिलेक्शन इज टू फाइंड द मोस्ट सुटेबल सप्लायर टू वर्क विद द बाइंग ऑर्गेनाइजेशन। सप्लायर सिलेक्शन का मतलब ऐसे सप्लायर ढूंढना होता है जो आपके कंपेटेबल हो, जिनसे आप अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें, जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है, जो नीड्स हैं आपकी, उनको पूरा कर सके। तो आपको वो लोग दरकार होते हैं। मतलब कोई भी सप्लायर आपके पास आ जाता है तो वो आपकी अगर ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता तो वो सप्लायर नहीं है। आपको वो लोग चाहिए जो आपकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकें। Tangible factors such as their financial status and their capacity to manage the contract are evaluated, as well as intangible factors such as their reputation and culture. जब भी आप सप्लायर को एवेल्युएट करते हैं तो दो चीज़ों का ख्याल रखें। अगर टेंजिबल प्रोडक्ट के लिए सप्लायर है, यानी गुड्स के लिए आप सप्लायर ढूंढ रहे हैं, तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखें कि क्या वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग है कि जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको
कैटर कर सके, उसके अगेंस्ट सप्लाई कर सके। और अगर वो सर्विसेज का सप्लायर है, अगर आप उससे गुड्स नहीं ले रहे, इनटेंजिबल प्रोडक्ट के लिए यानी कि सर्विसेज के लिए आप उसको हायर कर रहे हैं, तो फिर उसकी मार्केट रिप्यूट क्या है, क्या वो मार्केट में गुड रिप्यूट रखता है अपनी सर्विसेज के लिए। जैसे अगर आप किसी लॉयर को ढूंढ रहे हैं, आप किसी डॉक्टर को हायर करना चाहते हैं अपनी कंपनी के लिए, आप किसी ट्रेनर को हायर करना चाहते हैं, तो अगर उस ट्रेनर की रेपुटेशन, उस डॉक्टर की, वकील की रेपुटेशन खराब होगी, तो फिर वो आपको भी उसी तरह की सर्विसेज देगा, यानी बैड रिप्यूट वाली। तो आप उसकी, अगर गुड्स के लिए सप्लायर ढूंढ रहे हैं तो उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को चेक करें, अगर सर्विसेज के लिए ढूंढ रहे हैं तो उसकी मार्केट रिप्यूट को चेक करें। पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच सप्लायर एवेल्यूएशन डिफरेंट। पब्लिक सेक्टर की, जब पब्लिक सेक्टर के लिए जब आप सप्लायर वैल्यूएशन करते हैं तो वो एक डिफरेंट प्रोसेस है, और जब प्राइवेट सेक्टर के लिए की जाती है तो वो एक डिफरेंट प्रोसेस है। अच्छा, पब्लिक सेक्टर को जो बुक में लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन दैट आर गवर्नमेंट ओन टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर द पीपल। पब्लिक सेक्टर उस सेक्टर को कहा जाता है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। जितनी भी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं, उनके आगे डिपार्टमेंट्स हैं, ये सब पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट है क्योंकि ये लोगों की फलाह बहबूद के लिए, लोगों की फैसिलिटीज़ के लिए, उनको सहूलतें देने के लिए काम कर रहे होते हैं। तो इसको पब्लिक सेक्टर कहा जाता है कि ये जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं वो पब्लिक सेक्टर में आते हैं। तो पब्लिक सेक्टर के लिए सेपरेट रूल्स हैं सप्लायर वैल्यूएशन के, बल्कि प्रोक्योरमेंट का टोटल प्रोसेस ही डिफरेंट है सॉरी। और जो प्राइवेट सेक्टर है उसके फिर अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो तो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर कर सकते हैं। उसमें कुछ भी कंपनियां चेंज कर सकती हैं अपनी सूरत के हिसाब से कि भी ये हमारा प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है, और वो ऑलमोस्ट रिटन होते हैं। हर कंपनी के पास एक प्रोक्योरमेंट मैनुअल होता है जिसके हिसाब से वो उन्होंने डिसाइड किया होता है कि